हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज डेट है 1 नवंबर। एक नई सीरीज से हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक नए लेवल से और नए तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा नज़रिया भी चेंज होगा कि कैसे कैसे करंट अफेयर को पढ़ते हैं। जैसे कि अभी एक टॉपिक आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाता है। उससे पहले डीके एकेडमी में जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि डीके एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाइए, जस्ट सर्च करेंगे डीके एकेडमी ना, ठीक है। आपको डायरेक्टली ऐप मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्ले स्टोर जैसे आप खोलते हो अपने ना, जो कोई भी ऐप डाउनलोड करना होता है, जैसे ये टाइप करेंगे डीके एकेडमी, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, कुछ डिटेल डालना पड़ता है। उसके बाद आप डायरेक्टली चाहोगे तो हमारे स्टोर से, ठीक है, जो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखो एक स्टोर करके लिखा हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली जाके कोई भी कोर्स हमारा परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट पेमेंट करके बैचेज में जुड़ सकते हो, तो आपको एक बैच में जुड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। चैट भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अपनी प्रोफाइल वगैरह डिटेल यहाँ भर सकते हो। तो बेसिकली आपको ऐसा फीचर्स मिल जाएगा जब इसको आप डाउनलोड करेंगे, ठीक। अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप प्लीज़ एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेसिक फाउंडेशन नहीं बनेगा, और बेसिक फाउंडेशन नहीं बनेगा तो आप कितने फाउंडेशन कोर्स और ये सारी चीज़ें कर लीजिए, बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल केस होना लाजमी है, बट मेरा ये सजेशन रहेगा सबसे पहले एनसीईआरटी, क्योंकि सारे लोग एनसीईआरटी करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बेसिक समझ डेवलप करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स की। दोस्तों हमारा फाउंडेशन कोर्स 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जिनको ज्वाइन करना हो कर सकते हैं। इथिक्स से हमारा ये बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके हमारे वेरियस कोर्सेज है, जो भी ज्वाइन करना चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। पेमेंट आप 3 तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई के थ्रू, राइट। उसके अलावा आप हमें पेमेंट कर सकते हो अकाउंट के थ्रू, और डायरेक्टली चाहे तो हमारे ऐप में जाके ऐप से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये तो 3 सुविधाएं आपको मिलती हैं। और ये नंबर है हमारा 8840385335। अगर पेमेंट डायरेक्ट करें तो बस इसी नंबर पे करें। बाकी जितने भी नंबर दिए गए हैं उस किसी भी नंबर पे आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले चलिए करंट अफेयर की बात करते हैं। देखो आपको पता है कि जी सबमिट अभी हुआ 31 अक्टूबर को खत्म हुआ, फाइनली 30 31 को था। कहाँ पे हुआ? रोम। अब रोम कहाँ पे है? देखो, पढ़ने का आपको मैं तरीका समझाता हूँ कि करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाता है। आप लोग क्या करते हो, दैनिक जागरण, राशि संस्करण पढ़ते होंगे, द हिंदू, कोई भी पढ़ता होगा। तो जनरली आप लोग कैसे करते हैं, आपने खोला, जो चीजें हुई थी वो पढ़ा और आगे निकल गए। पढ़ने का तरीका ये सही तरीका नहीं है। न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर के साथ लोग कहते हैं नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको उसको की फीचर्स तो आपको एटलीस्ट लिख के रखना चाहिए, क्योंकि जब रिवीजन करो तो आपको वो काम आए। आप हर बार न्यूज़पेपर उठा के नहीं पढ़ सकते, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, मैगजीन प्रेफर करते हैं कि कोई एक मैगजीन लीजिए मंथली। उसमें कंपाइलेशन रहता है, तो आपको चीज़ें सारी रिवाइज करने में और सारा का सारा एक तरह से कह सकते हो कंपाइल करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि सारी चीजें एक जगह दी होती है, ठीक है। तो आप देखो इसमें कैसे हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा G20 का सबमिट हुआ, इसको करंट अफेयर से प्लस स्टैटिक पार्ट से कैसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा मैं आपको आइडिया सिखाता हूँ। करंट अफेयर में बेसिकली सीखेंगे कि हमें कैसे करंट अफेयर पढ़ना होता है और क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात करें रोम कहाँ पे है, तो आपको याद रखोगे इटली में, ठीक है। तो इटली के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे कि इटली कहाँ पे है। देखो, कोई भी इवेंट होता है, ये कहाँ पे हो रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो इवेंट हो रहा है, इवेंट मतलब G20 का समिट हो रहा है, तो G20 में कितने कंट्री हैं, इसका कोई सचिवालय है कि नहीं है, ये थोड़ा सा आपको जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम G20 की बात करें तो 20 इसीलिए नाम रखा गया कि 20 समूह है, 20 देश और ग्रुप मिला के सारे 20 है, ठीक है। इस समूह के साथ वर्ल्ड बैंक भी जुड़ा है, आपका IMF भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूरोपीय संघ को यहाँ पे हम एक काउंट करते हैं। तो जो 20 हम कहते हैं ना, 19 देश है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, जिसमें आपको बेसिकली 27 कंट्रियां हैं, 27 या 28 है शायद, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं, शायद पहले 28 था, अभी 27 हो गया, क्योंकि इंग्लैंड इससे अलग हो गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आप रीचेक कर लीजिएगा, मुझे अभी करंटली याद नहीं है, हाँ कल मैं बता दूंगा आपको देख के एक बार, ठीक है। तो इसमें बात करें अगर, तो देखो 19 देश है। अब 19 देशों की अगर हम बात करें, सोचता हूँ, ठीक है, अगर इन 19 देशों की बात करें तो कौन कौन से ये 19 देश है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें 19 देशों की, तो कौन कौन सी 19 देश हैं, देखो मैं हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे दोनों पे लिख रखा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखा है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री एक बार आप देख लीजिए, आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए 2020 का, ठीक है, आई थिंक 2020 वाले पेपर में उन्होंने पूछा था, राइट। तो ये जस्ट आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने इसमें मेंबर्स हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका अर्जेंटीना। देखो मैं काउंट भी कर देता हूँ आपके सामने ना, पहला अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तीसरा आपका ब्राजील, चौथा आपका कनाडा, पांचवा आपका चाइना, सिक्स आपका फ्रांस, सेवन्थ आपका जर्मनी, एट्थ आपका इंडिया, ठीक है,
9th आपका इंडोनेशिया, 10th इटली, देखो इटली में ही हो रहा है ना, ठीक है। 11 आपका जापान, 12 आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 13 आपका हो गया, 13 हो गया आपका मैक्सिको, 14 हो गया रसिया, 15 हो गया सऊदी अरब, 16 हो गया साउथ अफ्रीका, 17 हो गया तुर्की, और यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका 18। उसके अलावा 19 हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स, और 20 हो गया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है, याद रखिएगा, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 28 पहले थे, आपको इंग्लैंड इसमें से अलग हो गया था, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में 27 देश बचे। एक बार यूरोपियन यूनियन के कितने कंट्रीज हैं, थोड़ा सा आपको वो भी पढ़ के रखना है ना, ठीक है, क्योंकि आपको आगे चल के हो सकता है काम भी आए। कई बार हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन, जैसे यूपीएससी का 2020 के पेपर उठा के लिख रही है, जहाँ तक मुझे याद है, दो इसमें कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज के बारे में पूछ लिया था। तो आप ये सब चीजें पढ़ के रखें, G20 में कौन कौन सी कंट्री है आपको पता होना चाहिए। आप देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कुछ देश ऐसे भी मिलेंगे आपको जो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट होंगे, प्लस इसमें अलग से भी मेंबर होंगे, ठीक है। तो यार जैसे इटली अलग से है, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा आप समझ के रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है और इनका अलग से भी पार्ट है इसमें G20 में। फिर से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो G20 में टोटल मैंने बताया क्या है, 19 देश है प्लस एक संघ है यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन में मान लेते हैं इटली यहाँ पे है, तो इटली इसमें भी मेंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार मेंबर हो गया, नहीं, यहाँ पे इसकी मेंबरशिपता नहीं मानी जाएगी, अलग से है तो अलग से मानी जाती है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्री के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में रख रखा है। इसका कोई अस्थाई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, तो ये एक चीज याद रखिएगा, G20 का कोई भी अस्थाई या अस्थाई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो G20 जो 20 देश है सर ना, ठीक है सर मैडम, जो 20 देश है या 19 देश प्लस एक संघ है, ये टोटल वर्ल्ड का 75 के आसपास क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, 75% का व्यापार करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है। ये ये वर्ल्ड का 75% है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने व्यापार होते होंगे ना, उसके 75% तो यही लोग करते हैं, या 100 यूनिट में से 75 यही लोग करते हैं। कौन? ये 19 देश प्लस ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रियां, मतलब यू लिख लो आप, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो 20, ठीक है। ये 20% लोग, 20 देश या 20 यूनिट कह सकते हो, पूरे 75% के आसपास क्या करते हैं, वर्ल्ड का व्यापार करते हैं, ठीक है। अभी कहाँ हुआ? रोम में हुआ। रोम कहाँ है? इटली, ठीक है। इसका लोगो बड़ा प्यारा इन्होंने इस बार बनाया था, देखो ऐसे लोगो बना रखा था इन्होंने, ठीक है। इटालिया 2021, G20 इटालिया 2021 लिखा था इस पे। हाँ, इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, थीम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर थीम की बात करें तो पीपुल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी, ये आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट है, तो आपको थीम याद रखना है कि G20 का जो समिट हुआ 2021 का, ठीक है, समिट हुआ G20 का, तो ये इसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो आपको याद रखना पीपुल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम थी, और कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपको एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ समझते हैं। देखिए अब G20 में ना, आपने ये तीनों नाम सुने होंगे, G7 सुना होगा, G8 सुना होगा, ठीक है, और G20 सुना होगा। तो ये तीनों एक्सटेंडेड वर्जन है बेसिकली कह सकते हो। पहले G7 था, G7 से G8 हुआ, फिर G20 का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है, और कौन कौन सी कंट्री G7 में आती है, G20 में आती है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे अगर G20 की बात करें तो 1999 बना था। अगर आपसे कभी पूछ दे कि G20 कब बना था, तो याद रखिएगा G20 26 सितंबर 1999 में, ठीक है। ये आपका क्या हुआ था? G20 का एक तरह से कह दो कि नींव रखी गई थी। क्यों? क्योंकि इसी समय जो G7 कंट्रियां है ना, ये G7 कंट्रियों का ही एक तरह से कह लो कि ये दिमाग की उपज थी। कौन सी? G20। क्या किया था इन्होंने? जब इनकी जून 1999 में मीटिंग हो रही थी, जून 1999 जब इनकी मीटिंग हो रही थी G7 कंट्रियों की, इन्होंने, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा कि यार हमें ना जो ग्लोबली बहुत बड़े बड़े देश है ना, उनको भी एक साथ लेके एक देश ऐसा बनाना चाहिए, मतलब एक ऐसा यूनियन बनाना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली जितने भी व्यापार वगैरह होते हैं ना, उसको एक साथ लेके चल सकें। तो G7 कंट्रियों ने क्या किया? G20 का फॉर्मेशन किया, या G20 का उपज लाया इन्होंने, अपने दिमाग में लाया कि हाँ G20 को हम लोग करेंगे। और पहली मीटिंग इनकी बेसिकली होती है 15 या 16 दिसंबर के आसपास 1999 में। तब वहां से आपका G20 चलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में कभी और आराम से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए G7 कंट्री में कौन से हैं? देखो जो G7 की कंट्रियां हैं वह G20 के भी पार्ट है। देखो यहाँ पे काउंट कर लो कितनी कंट्रियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कंट्रियां यहाँ पे हो गई, ठीक है। 12 कंट्री यहाँ पे हुई। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक यहाँ पे रसिया हो गया, ठीक है, 13 होगी।
G8 पहले हुआ करता था, उसके बाद पहले G7 था, G7 से G8 हुआ ये, फिर G7 कर दिया गया क्योंकि रसिया ने क्रीमिया पे जब कब्जा किया था तो रसिया को अलग कर दिया गया था G8 से, तो उसका नाम फिर से G7 हो गया। पहले G7 था, फिर G8 हुआ, फिर G7 चल रहा है। तो अभी G8 की बात करें तो फंक्शन तो नहीं करता है जी, अभी फंक्शन कौन करता है, G7 अलग से अपना मीटिंग करते हैं, और इसके अलावा G20 सॉरी आपका G20 करता है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा यूके वगैरह में मीटिंग हुई थी G7 की। ठीक है, तो G7 कंट्रियाँ कौन कौन सी हुई थी याद रखिएगा, कनाडा है, बड़ी बड़ी इकोनॉमी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी चीज याद रखेंगे। अब इटली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर इटली की चर्चा हो रही है दोस्तों तो आपको देखो, अब हम लोग क्या करते हैं G20 के बारे में पढ़ के निकल लेते हैं, यही करते हैं ना जनरली, हम लोग G20 के बारे में पढ़ा और पढ़ के हट गए। लेकिन यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, यूपीएससी इसके बगल से क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ से पूछ सकता है, इटली के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना कि इटली कहाँ पे है। इटली यूरोप का पार्ट है। ठीक है, यूरोप यूरोप का पार्ट है इटली, सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपको पता। उसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, मारिया ड्रांगी। तो अगर आप ये नहीं भी याद रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जनरली जो आपके पीसीएस के एग्जाम होते हैं, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम, पीएससी उसको बोलते हैं, उसके एग्जाम होते हैं या फिर उसके लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में प्राइम मिनिस्टर तो नहीं पूछता है जनरली, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मारिया ड्रागी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो वेटिकन सिटी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए। अब सबसे छोटा देश की हम बात करते हैं, कुछ किलोमीटर में खत्म हो जाता है ये। ठीक है, इटली के कैपिटल की बात करें तो क्या है, याद रखिएगा रोम। ये आपके एग्जाम पर से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक, इनकी कुछ फेमस प्लेसेस हैं, उससे पहले हम देखते हैं इसके कुछ फेमस सीज। ठीक है, जैसे कई बार आपसे पूछेगा टेरियन सी कहाँ है, तो ये मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, जिसको भूमध्य सागर कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखी सागर कहते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन सी की बात करें तो ये देखो इसके आसपास कौन कौन सा आपको सी आता है, एड्रियाटिक सी आता है ऊपर, इसके बगल में आता है टेरियन सी, और यहाँ पे आता है आयोनिक सी। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोनिक सी कहाँ है, एड्रियाटिक सी कहाँ है, टेरियन सी कहाँ है, लिगुरियन सी कहाँ है। ये तीन चार सी जो है ना, ये आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टूनिसिया और इटली का जो सिसिली पार्ट है उसके बीच में स्टेट ऑफ सिसिली, तो ये आपसे पूछा सकता है। देखो जितने मैं सर्कल बना रहा हूँ ना, अभी आपका काम क्या है, आप या तो गूगल मैप खोल लीजिए। ठीक है, गूगल मैप खोलिए, गूगल मैप में जस्ट जूम करते जाइए इटली को, आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे जितनी चीज़ें हो रही है ना सर, आपको सारी की सारी दिख जाएंगी। तो प्लीज़ ऐसे पढ़िए कि कुछ बचे ही ना। आप बताओ यूपीएससी, आप इटली में मीटिंग हुई G20 की, G20 की जितनी कंट्री हैं आपने उसके बारे में पढ़ लिया, G20 कब बना आपने उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, G7 क्या था ये भी पढ़ लिया, G8 क्या था ये भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे हुआ आपने वो भी पूरा इटली के बारे में पढ़ लिया, इटली के कौन से कहाँ पे कितने राज्यों से घिरा हुआ है, उसके प्लेसेस देख लीजिए, इधर फ्रांस से घिरा है, इधर स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया है। राइट, ऐसे आपने देख लिया। तो आपने इसके पड़ोसी देश भी देख लिए, प्लस फेमस फेमस सिटीज कौन सी है आपने ये देख लिया। देखो मैं फेमस सिटीज दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फेमस सिटी की बात को, जो फेमस सिटी इनकी होती है मिलान है, ऊपर से देखो, ट्यूरिन, मिलान। ठीक है, और आपका यहाँ वेनिस है, आपने नाम सुना होगा, रोम सुना होगा, नेपल सुना होगा। राइट, तो जो जो आप यहाँ पे फेमस सिटीज है मैं आपको वही जस्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जब गूगल मैप खोलोगे ना तो आपको एड्रियाटिक सी भी मिल जाएगा, टेरियन सी भी मिलेगा, आयोनिक सी भी मिलेगा, लिगुरियन सी भी मिलेगा और स्टेट ऑफ सिलिसी भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ टोरंटो, तो ये भी थोड़ा सा कई बार पूछ लेता है, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पढ़ने का एक तरीका है दोस्तों, जिससे कि आप क्या कर सकते हो। देखो मैपिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है, तो ये मेडिटेरियन सी का, सॉरी मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, तो थोड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, तो आपको इटली का पूरा पोस्टमार्टम कर देना। अच्छा, आप एल्पेनाइन पर्वत कहाँ पाया जाता है आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एल्पेनाइन पर्वत कहाँ पाया जाता है आपसे ये पूछा जा सकता है। पो वैली कहाँ पे है, क्योंकि पो रिवर यहाँ पे बहती है। ठीक है, पो रिवर देखोगे तो ये बहती हुई जाती है इधर। ठीक है, तो पो रिवर के बारे में, पो रिवर और पो वैली पूछ देगा कि पो रिवर कहाँ है या पो वैली कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इटली का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसके पहाड़ भी देख लिए, इसकी नदियाँ भी देख ली। आप देखो इसके नेशनल पार्क वगैरह नहीं पूछेगा, इंडिया के नेशनल पार्क पूछ सकता है लेकिन यहाँ के नेशनल पार्क नहीं पूछेगा। तो ये है देखो एक स्मार्ट तरीका दोस्तों पढ़ने का। ठीक है, हम अभी एक ही टॉपिक कर रहे हैं, देखो हमने एक टॉपिक में कितनी कितनी चीजें हमने निकाल ली, है ना। तो हमने एक टॉपिक नहीं पढ़ा, यहाँ पे कम से कम हमने 10 फैक्ट्स, 10 चीजें पढ़ ली जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से इटली की चर्चा होगी, आप पहले से पढ़े रहोगे। G20 की चर्चा होगी, आप पहले से पढ़े रहोगे। G7 की चर्चा होगी, आप पहले से पढ़े रहोगे। G8 की चर्चा होगी, आप पहले से पढ़े रहोगे।
ठीक है, उसके थीम तक हमने देख लिया। आप बताओ इससे एक्स्ट्रा कुछ होगा? जब अगली G20 की मीटिंग होगी तब आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर उसमें कुछ ऐड होता है तो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जस्ट ऐड कर लेंगे। अब इसके आप नोट्स बना के रखेंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशंस की एक अलग से लिस्ट बना के रखिए, कंट्री की लिस्ट बना के रखिए, जो-जो चर्चा में चल रहे हैं। तो आपको जस्ट लास्ट टाइम में रिवीजन करना होगा तो आपके लिए चीज़ें क्या होंगी? बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगी। ठीक है? अब बात करें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट करने के लिए कानून बनाया किसने? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड एक ऐसा पहला देश बन गया दोस्तों, जो अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है बैंकों को, बीमा कंपनियों को, निवेशक प्रबंधक सबको बोला, कि पारित किया है, बोला कि आपको कानून बनाना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें होंगी। ठीक है? अच्छा, न्यूजीलैंड की बात करें अगर दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में आता है, जिसको अभी आज के टाइम हम जीलैंडिया भी बोल देते हैं, जीलैंडिया का पार्ट है। ठीक है? अ, अगर रहना हो आपको ना, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर कहाँ रहना हो, कोई कहता है कनाडा रहेंगे, जैसे पंजाबियों के पास जाके आप पूछो कहाँ रहना है तो कनाडा, ठीक है, कनाडा बोलते हैं। तो कनाडा बोल देते हैं, यूएसए बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यूरोप की कंट्री में रहना है, स्विट्जरलैंड रहना है, कई लोग कहते हैं फिनलैंड रहना है, कई लोग बोलते हैं इंग्लैंड रहना है। बट अगर आपको शांति भरी लाइफ चाहिए ना तो न्यूजीलैंड से बढ़िया कोई प्लेस नहीं है। यहाँ पे करप्शन बहुत कम है, लोग भी थोड़े कम हैं, ठीक है, लाइफ थोड़ी सी ठीक है, मतलब शांत है। और मारपीट से बहुत ज़्यादा करप्शन, किचपिच कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब है लेकिन उतना नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। तो एक शांत देश, एक शांत सभा के लिए हर एक इंसान की यहाँ पे वैल्यू मानी जाती है कि हाँ ये कि अपने आप में एक बड़ा आदमी है, एक चीज़ें है। आप गरीब हो चाहे अमीर हो, आपके लिए कानून में सारी चीज़ें एक तरह से एक ट्रीटमेंट एक इक्वली किया जाता है। ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? देखो, एक तो ये आप न्यूजीलैंड की चर्चा हो रही है तो न्यूजीलैंड का पूरी मैप देख लो कि न्यूजीलैंड कहाँ पे है, तो आप देखो कि तस्मान सी के जस्ट इधर आओगे तो आपके यहाँ पे न्यूजीलैंड पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है? अब इसमें कुछ प्लेसेस है, इसकी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक तो वेलिंगटन याद रखिएगा, ठीक है, इसकी कैपिटल ये है, तो याद रखिएगा आप। ऑकलैंड, जो क्रिकेट देखते होंगे थोड़ा सा जानते होंगे, हैमिल्टन जानते होंगे आप लोग, ऑकलैंड जानते होंगे, वेलिंगटन जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट होते रहते हैं। ठीक है? और इसके बाद ये क्रिस्ट चर्च है, तो इसके प्लेसेस पूछ सकता है कि आपसे कहाँ पे ये है। एक पूछता है कुक स्ट्रेट कहाँ पे, तो याद रखिए कि कुक स्ट्रेट जो इनका नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? कुक स्ट्रेट। ठीक है? कौन सा स्टेट है? कुक स्ट्रेट। ठीक है? स्टेट मतलब खाड़ी होता है बेसिकली, हमने कई बार पढ़ाया है आपको। ठीक है? खाड़ियाँ क्या होती है? तीन तरफ से जमीन से घिरा होता है, एक तरफ से पानी होती है, जैसे बे ऑफ बंगाल। ठीक है? तो बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना। तो ये याद रखिएगा, तीन तरफ से क्या होता है? खाड़ियाँ, एक तरफ से पानी से घिरी होती है, तीन तरफ से जमीन से घिरी होती है। ठीक है? तो जैसे ये अगर बना हुआ है तो ये तीन तरफ से अगर जमीन से घिरा हुआ है, एक तरफ से पानी है, तो इसको हम बे बोल देंगे या खाड़ी बोल देंगे। ठीक है? तो याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है? अब यहाँ पे है साउदर्न एल्प्स, इनका एल्प्स पर्वत है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है? ये आपका एग्जाम्पल से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, इनका कोई प्लेस अगर चर्चा में आता है तो आपको प्लेस के बारे में पढ़ के रखना है। अगर कोई इनका पार्क चर्चा में आता है तो आपको पार्क देखना है। देखो, वर्ल्ड में अगर कोई पार्क चर्चा में आएगा तभी देखना है, अदरवाइज सॉरी, वर्ल्ड में अगर कोई पार्क चर्चा में आता है तभी देखना है, अदरवाइज आपको ये चीज़ें देखनी नहीं है कि आप न्यूजीलैंड के कितने पार्क गिन रहे हो, कौन कौन से पार्क कहाँ कहाँ पे ये पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना, वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, रिसर्चर हो जाएंगे आप, पीएचडी करिए जाके। फिर आपको यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है? आपसे रेगुलर क्लासेस हम लोग करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें एकदम टाइमली होंगी। ठीक है? तो अभी तो थोड़ा हम आज लेट हो गए हैं, कल से हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी आपकी वीडियोस हो जाया करें। ठीक है? तो चलिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का पैक जिनको लेना होगा मैसेज कर लीजिएगा। फाउंडेशन कोर्स हमारा 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।